अंदर मेरा एक डिटेल इंट्रोडक्शन और सब्जेक्ट के हवाले से भी बहुत सारी गाइडेंस उसके अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, मैं उसका लिंक जो है वो ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है ना। अच्छा, क्यूएबी के बारे में दो तीन चीजें मोटी मोटी सीख लो, समझ लो, और फिर हम आज ही की क्लास में अभी 5 से 10 मिनट के बाद एक चैप्टर का भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ताकि आप लोगों की आज का आना जो है वो चैप्टर से ही शुरू हो जाए। ओके, देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस जो है वो 100 मार्क्स का पेपर है। पीआरसी में सारे पेपर्स ही आपके पास 100 मार्क्स के हैं, और इसके अंदर 50 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हर एमसीक्यू जो है वो 2 मार्क्स का ईच एमसीक्यू होता है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको पेपर के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर भी कौन सा वाला? 8 मोड्स वाला। कैलकुलेटर में एक मोड की होती है, उसको जरा प्रेस करिएगा तो आपके पास 8 मोड्स अपेयर होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास 3 मोड या उससे कम अपेयर हो रहे हैं तो वो अपना कैलकुलेटर को चेंज करेगा। 8 मोड्स वाला कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा पेपर की जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है। 2 आवर्स के अंदर आपने इस पेपर को सॉल्व करना होता है। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस के अंदर जो है वो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि इसमें थ्योरी वाले भी सवाल आते हैं एंड कैलकुलेशन वाले सवाल भी आते हैं। जो थ्योरी वाले एमसीक्यूज होते हैं वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स पोर्शन से। ठीक है। हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस के अंदर वो हैं 12 चैप्टर। इन 12 चैप्टर में से 6 चैप्टर, ठीक है ना, फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 12, ये चैप्टर्स जो हैं वो स्टैट्स पोर्शन के हैं। एंड इसके अलावा जो मैथमेटिक्स पोर्शन है, अच्छा, कैलकुलेशन दोनों जगहों से आती है। कैलकुलेशन जो है वो मैथ्स पोर्शन से भी आती है और स्टैट्स पोर्शन से भी आती है। ठीक है ना। तो स्टैट्स पोर्शन का तो आपको बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपके पास चैप्टर नंबर 6 तक आपके पास मैथ्स पोर्शन का है। ठीक है। कैलकुलेशन दोनों जगहों से आएगी, स्टैट्स पोर्शन से भी आएगी और मैथ्स पोर्शन से भी आएगी। और इसके अलावा थ्योरी के जो सवाल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स पोर्शन के आएंगे, मैथ्स पोर्शन के नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो आइए, आज जो हमने अपने पास जो चैप्टर से स्टार्ट करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 7। ठीक है। अच्छा, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे भाई डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 से क्यों शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से क्यों शुरू नहीं कर रहे हो? चैप्टर नंबर 7 से भी शुरू नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 8 से शुरू करें। तो डायरेक्टली चैप्टर नंबर 8 से क्यों शुरू कर रहे हैं, 1 से क्यों शुरू नहीं करा? ठीक है ना। तो देखो, उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं अपनी सीक्वेंस से बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं कभी भी आईकेएप की सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। ठीक है ना। मैं बच्चों का माइंडसेट देख के, बच्चों की कैपेबिलिटीज देख के, मैं उसके हिसाब से अपने पास चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। कवर हमने 1 से लेकर 12 तक वैसे ही पूरा सिलेबस करना है, ठीक है, या हम वैसे सीक्वेंस चलाएं या हम अपनी सीक्वेंस बना के चलाएं, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। ठीक है ना। तो कोई बच्चा ये मत सोचना कि डायरेक्टली हमने चैप्टर नंबर 8 से शुरू किया, हमने तो बेसिक ही नहीं पढ़ी। तो अभी हम स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की बेसिक्स ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का जो बेसिक चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है। बोलो यार, स्टैट्स पोर्शन तो चैप्टर नंबर 7 से शुरू हुआ था, ये आपने एक और छोड़ दिया, चलो। तो भाई उसमें मसला नहीं है, चैप्टर नंबर 7 टोटल ही थ्योरी बेस्ड है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में कैलकुलेशन सीख लेंगे ताकि कैलकुलेशन से थोड़ा सा आप लोग फेमिलियर हो जाओ। ठीक है। अच्छा, देखें, चैप्टर नंबर 8 जो है, इसका नाम है स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डेटा।
ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 7 के साथ मर्ज होकर आएगा पेपर में अराउंड 12 to 14 मार्क्स का। तो पेपर के हवाले से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इसकी अच्छी वेटेज है कि 12 से 14 मार्क का मतलब 6 से 7 एमसीक्यूज यहाँ से आने, और वो भी बच्चों वाले एमसीक्यूज यहाँ से आने, ठीक है ना। बेसिक लेवल कैलकुलेशन है, कोई इतनी हार्ड नहीं है और काफी इजी चैप्टर है, टेक्निकल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डेटा के अंदर 3 एरियाज हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये पहला इसमें जो एरिया है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर एरिया हमने देखना है वो देखना है मेजर ऑफ पोजिशनल डिस्पर्जन का। और जो थर्ड एरिया हमारे पास है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये 3 एरियाज हमने अपने पास देखने हैं वन बाय वन करके, ठीक है ना। अच्छा, इन 3 एरियाज को देखने से पहले थोड़ी सी हमारी बेसिक नॉलेज का सफिशिएंट होना जरूरी है। और कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स के डेटा जो है वो किसी भी एक प्राइमरी डेटा होता है, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि आप खुद से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर आप लोगों को एक सर्वे, एक टास्क दी जाता है कि भाई आप मार्केट में जाइए, इस एरिया में जाएं, इस एरिया में जाएं और चेक करें वहां पे कितने लोग ऐसे हैं जो कि 80 साल से ऊपर हैं, ठीक है ना, और वो चाय नहीं पीते। अब आपने क्या करना पड़ेगा भाई, हर दरवाजे पे जाना पड़ेगा भाई, 80 साल का कोई आदमी है, कोई औरत है, चाय पीता है नहीं पीता, तो क्या करोगे, खुद से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो ना। तो दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा, जो कि आप खुद से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो डेटा आपने कलेक्ट करके लाके मुझे दिया कि सर मैं इस एरिया में भी गया था, इस एरिया में भी गया था, यहाँ इतने नंबर्स हैं, यहाँ इतने नंबर्स हैं। वो डेटा आपने मुझे दे दिया। तो मेरे लिए वो डेटा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो मैंने खुद से कलेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। या मैं काम करता हूं, मैं गूगल कर लेता हूं कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और वो क्रिकेट के शौकीन है। सेकेंडरी डेटा, हाँ, अगर मैं खुद सर्वे करूंगा, खुद देखूंगा, खुद पूछूंगा, तो वो हमारे पास कहलाएगा प्राइमरी डेटा। क्या ये मेरी बात समझ में आती ही नहीं आती आपके पास? ठीक है। अच्छा जी, अब डेटा भी अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी की बात करें और इनकी फिगर्स, फैक्ट्स की फिगर्स की बात करें, तो बेटा याद रखना ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है इनटू 2 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स? एक जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि काउंटेबल हो। अब मिसाल के तौर के ऊपर नंबर ऑफ चेयर्स इन द क्लास काउंटेबल है आपके पास, ठीक है ना। नंबर ऑफ पर्सन इन द क्लास, ये भी आपके पास काउंटेबल है, ठीक है। तो ऐसी चीज जो कि काउंटेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। और जो भी चीज काउंटेबल होगी वो कभी भी डेसिमल में नहीं होगी, वो होल नंबर में होगी।
या अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, तो आप लोग क्या बोलोगे? 4.5, 6.5, 6.75, ऐसे कभी कोड करोगे या नहीं करोगे? नहीं कोड करोगे। या तो बोलोगे 6 यूनिवर्सिटीज है, या तो बोलोगे 7 है, या तो 8 है, या तो 10 है, ऐसे ही है ना। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना भाई 10.5 यूनिवर्सिटीज है। भाई 10.5 यूनिवर्सिटीज का क्या मतलब होता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा डेटा जो कि काउंटेबल हो, हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डेटा। ठीक है। और ऐसा डेटा जो कि काउंटेबल ना हो बट मेजरेबल हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हमें किसी बंदे का वेट करना है तो वेट वाला जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है या मेजरेबल है? हाँ भाई, तुम भी तो बोल लो कुछ, क्या है? मैनेजेबल नहीं, मेजरेबल। हाँ भाई, तो मेजरेबल है ना भाई वेट। हम किसी को ऐसे में ऐसे थोड़ी क्योंकि बच्चे को गोद में ले लिया भाई, 20 किलो का बच्चा ही है, ठीक है ना, उसको हम वेट करेंगे पता चल जाएगा। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजरेबल है। या मैं अगर पूछता हूँ भाई आपके घर का यहाँ तक का इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस कितना है, तो कैसे बताओगे? काउंट करके बताओगे क्या? नहीं सर, हम 2 किलोमीटर मेजर कर लेंगे अपनी गाड़ी से या बाइक से, जो भी व्हीकल हम यूज करते हैं। तो ऐसी चीजें जो कि काउंटेबल ना हो, मेजरेबल हो, हम उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। और कंटिन्यूअस डेटा होल नंबर में भी होता है और डेसिमल में भी होता है। भाई 4.5 किलोमीटर दूर है मेरा घर यहाँ से, नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। 4.25 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे वेरिएबल वैल्यूज आपके पास डेसिमल में भी हो सकती हैं। जबकि डिस्क्रीट में ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट में होल नंबर ही रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है भाई? तो अब जल्दी से इस चीज को कॉपी करें ताकि हम आगे बढ़े। मैं यहीं से शुरू किया मैंने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, एनी मसला किसी को? ओके। रोशनी आज ऑनलाइन क्लास ली। पहले मुझे सुन के अजीब सा लगा था कि ऑनलाइन क्लास लेंगे। मैंने कहा चलो 2 हफ्ते पुराना वाला मोड ऑन कर लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो। चले आगे बढ़े क्लास। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या था? ऐसा डेटा जो कि मैं खुद से कलेक्ट नहीं करता, किसी और से लेता हूँ। आज फर्स्ट क्लास है किस बैच की? जुलाई बैच की, ठीक है ना। और रेगुलर क्लास है ओल्ड बैच की। मैंने दोनों बैचेस को मर्ज किया क्योंकि मैंने उनको भी नया चैप्टर शुरू कराना था, आपको भी कराना था। दोनों ने नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना दोनों एक साथ ही पढ़ लें, इसलिए। नहीं, ऑनलाइन अच्छा खासे बच्चे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ऑनलाइन में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड हो चुके हैं? रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या है? जिन्होंने फीस पे कर दी है। हाँ भाई, आगे बढ़े। चलो ओके, आ जाओ। अब देखिए, हमें अपने पास जो है ना, सवाल को सॉल्व करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि सवाल में जो डेटा है वो किस टाइप का है। सो अपने पास हेडिंग डालो, डेटा को मजीद हम बाइफरकेट करते हैं। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ डेटा। हाँ विशाल, ऐसा ही है। क्योंकि मैं डायरेक्टली उस बंदे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर मैं वही इंफॉर्मेशन उसके रेज्यूम से कलेक्ट करूँ,
तो फिर वो सेकेंडरी हो जाएगा। हाँ भाई, तो टाइप ऑफ डेटा क्या है, आओ देखते हैं। तो टाइप ऑफ डेटा के अंदर विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। किस तरीके से, आओ। मैं एक बोलता हूं, एक टाइप ऑफ डेटा आता है जिसका सवाल में होगा डिस्क्रीट वेरिएबल्स विद टाइप ऑफ डेटा होगा तो पास आएगा। एक सवाल आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक हमारे पास आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर बोलेंगे आप लोग कि आपने तो डिस्क्रीट के साथ विद फ्रीक्वेंसी भी लिखा, विदाउट भी लिखा, कंटिन्यूस के साथ से विद क्यों लिखा, विदाउट क्यों नहीं लिखा। तो जब कंटिन्यूस वेरिएबल वाले एरिया पे आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कंटिन्यूस वेरिएबल विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना, तो इसीलिए एग्जिस्ट भी नहीं करता, हम लिखते भी नहीं अपने पास। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, चले आगे बढ़े। देखो डिस्क्रीट वेरिएबल्स विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सिंगल लाइन डेटा। कितने लाइन डेटा, सिंगल लाइन डेटा। और जो ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी, ऑल आर दी वैल्यूज ऑफ, ऑल आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स। और जो सारी की सारी वैल्यूज होंगी वो किसकी होंगी, एक्स की। एक ही लाइन होगी गिवन डेटा की और वो सारे की सारी वैल्यूज किसकी कहलाएंगी, एक्स की कहलाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, डिस्क्रीट वेरिएबल्स विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डबल लाइन डेटा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इस डबल लाइन डेटा में क्या होगा, यहां पर एक्स की वैल्यूज भी होंगी एंड साथ साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी होंगी, दो वैल्यूज होंगी। डिस्क्रीट वेरिएबल्स विदाउट फ्रीक्वेंसी में तो सिर्फ एक्स ही था, यहाँ पर साथ साथ एक्स की वैल्यूज भी होंगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी मौजूद होंगी, ठीक है ना। और सर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी डबल लाइन डेटा होता है। और इस डबल लाइन डेटा के अंदर एक्स गिवन नहीं होता, इंस्टेड ऑफ एक्स क्लास इंटरवल गिवन होगा या क्लास बाउंड्री और साथ साथ एफ की वैल्यूज गिवन होंगी, दो चीजें गिवन होंगी, ठीक है। एक्स की वैल्यूज गिवन नहीं होती, या तो क्लास इंटरवल आपके पास होगा या तो क्लास बाउंड्री आपके पास होगा, और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आपके पास गिवन हो सकती है, ठीक है। बात समझ में आती है। अभी देखो क्वेश्चन देखोगे ना तो तुम लोगों को मजीद क्लियरिटी हो जाएगी कि ये डबल लाइन डेटा, सिंगल लाइन डेटा, एक्स कैसे नजर आएगा, एफ कैसे नजर आएगा। अभी मैं सवाल दिखाता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। थोड़ा सा आगे मूव करें। अब देखो एक छोटी बेसिक कैलकुलेशन हमने देखनी है, आप लोगों ने बचपन में ये चीज पढ़ी भी होगी, और उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने की एक वैल्यू फॉर्मेट है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। तो अर्थमेटिक मीन बिलोंग्स टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, किसी भी डेटा की सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करने का मेथड का नाम अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का जो सिंबल है वो होता है एक्स के ऊपर स्ट्रेट बार, दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थमेटिक मीन। सर हम डेटा की सिंगल वैल्यू कैलकुलेट क्यों करते हैं, है भाई, डेटा की सिंगल वैल्यू कैलकुलेट क्यों करते हैं भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस रन करता हूं, ठीक है ना, मेरी एक कंपनी है, या ये रिकॉर्डेड वीडियो गेम मिलेगी है, वीडियो गेम, हाँ हाँ लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ से ज्वाइन किया है तो यहाँ से ऑनवर्ड्स देखते रहो, पीछे का बाद में देख लेना जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो। ये वीडियो गेम क्या चीज, एनीवेज, सो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा था, मैं एक कंपनी रन करता हूँ भाई, ठीक है ना। अब आपको पता है इस मंथ के अंदर और प्रीवियस मंथ के अंदर तो पेट्रोल के प्राइसेस बहुत अप एंड डाउन हुए, हुए ना, बढ़े भी, कम भी हो गए, फिर मजीद बढ़े, फिर मजीद कम हुए, तो ये फ्लक्चुएशन तो चलती हुई आ रही है। मैं अब मैं भाई मैं तो सेठ आदमी हूं ना, मुझे तो पता ही नहीं है पेट्रोल कितने का है, ठीक है, जो मालकान हैं, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनको पता है पेट्रोल कितने का है। ये तो आम बंदे को पता है जो डेली बेसिस के ऊपर डलवा रहा है। तो सर उनको उनको पेट्रोल नहीं डलता, उनकी गाड़ियों में क्या डलता होगा, तो वो तो जो ड्राइवर है वही डलवा कर ले आता होगा, बस खत्म, वो तो बिल भी नहीं देख रहा उन्होंने कितने का बिल आया हमारा, ठीक है ना, वो थोड़ी वैल्यूएशन करते हैं। तो लेकिन अब मुझे अपने स्टाफ के लिए वैल्यूएशन करवानी है कि भाई एक बंदे को कितने का पेट्रोल पड़ रहा है यार, आ रहा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोल की फ्लक्चुएशन काउंट करूंगा? नहीं, मैं अपने अकाउंटेंट को बुलाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं उसको कहूंगा बताओ भाई एवरेज पेट्रोल की प्राइस क्या है, ठीक है। तो वो मैं जब उससे पूछूंगा ना पेट्रोल की प्राइस, तो मुझे कहानी सुनाना शुरू कर देगा, सर पहले इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। मैं बोलूंगा भाई कहानी नहीं सुनाओ मुझे, ये 10 दफा पेट्रोल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तुम मुझे एवरेज प्राइस बताओ कि पेट्रोल का एवरेज प्राइस क्या है। एवरेज प्राइस का मतलब क्या है, वो जो तुम सीरीज बता रहे हो डेटा की, उसकी एक सेंट्रल वैल्यू मुझे बताओ, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा भाई, हाँ 265 है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई अगर 265 है फॉर एग्जांपल पेट्रोल, तो 265 से कभी बढ़ा भी होगा, कभी कम भी हुआ होगा, एवरेज प्राइस 265 है। तो एवरेज प्राइस जो उस बंदे ने निकाली 265, वो कैसे निकाली, तो उस चीज को निकालने का नाम क्या है, अर्थमेटिक मीन, और ये बहुत यूजफुल है, ठीक है ना। अच्छा ये सिर्फ हम छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए यूजफुल नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। जब आगे जाके हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर, तो फिर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और अर्थमेटिक मीन को यूज करके आपको बताऊंगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट में पैसा लगाने वाले होते हैं, वो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं और किस तरीके से फिर कहीं जाके वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है ना। तो आओ देखो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन सीखते हैं। अच्छा आपके पास पेपर में लिखा हुआ है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, या कैलकुलेट एएम, या कैलकुलेट एवरेज ऑफ द डेटा, या कैलकुलेट सिर्फ मीन, तो ये अर्थमेटिक मीन, एएम या एवरेज या मीन, सारे इसी के ही नाम है, ठीक है। अच्छा जी आ जाओ, सबसे पहले हम देख, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है डिस्क्रीट वेरिएबल्स विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बताया इसके पूरा लिखा तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डिस्क्रीट वेरिएबल्स विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आओ सबसे पहले हम इसके ऊपर सवाल देखते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर सवाल आएगा तो वो किस तरीके का नजर आएगा। जरा एक मिनट दे, मैं जरा हैंडआउट डाउनलोड कर लूं।
ओके, तो आओ देखो, सबसे पहले एक बच्चों वाला सवाल आपके सामने शो करते हैं, और उसी सवाल के अंदर फिर हम फॉर्मूले को भी सीखते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा हो बेटा। लिखा हुआ है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एवरेज का मतलब क्या है कि हमें इसका मीन निकालना है। तो अर्थमेट, अच्छा यहाँ पे सिंगल लाइन डेटा है या डबल लाइन डेटा है या क्या है? भाई ये तो एमसीक्यूज है ना, इसके नीचे तो ये एमसीक्यूज गिवन है। डेटा में सिर्फ एक ही लाइन है ना, या डबल लाइन भी है? एक ही लाइन है। जब एक लाइन है तो इसका मतलब ये कौन सा वेरिएबल हो गया? डिस्क्रीट वेरिएबल विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो किसकी है? एक्स की है। तो आप एक काम करो, अब अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स का मतलब क्या है? ई एक्स का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्स। ये सारी एक्स की ऑब्जर्वेशन का सम करें। सम का मतलब होता है प्लस करना, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जरा एक काम करिएगा, इन सबको जरा प्लस तो करें, कितना बनता है? सारी वैल्यूज को जरा प्लस करें, कितना आता है? 870। ओके, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? आई होप 10 होंगे मेरे ख्याल में शायद। तो जब 870 को डिवाइड करेंगे 10 से, दैट मींस 87 इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। अब ये देखो 87 आपके पास फिजा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल अर्थमेटिक मीन इस तरीके से कैलकुलेट होता है। खबरदार अगर मुझसे किसी ने पूछा कि इस तरह का सवाल पेपर में आएगा या नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा। इतने बच्चों आए सवाल सीए में आने हुए तो हर घर में फिर 4-5 सीए निकलेंगे। क्यों आना चाहिए? सीए करने आए हो और क्लास 5 की कैलकुलेशन है। ये तो क्लास 5 वाले बच्चे को सिखा बेटा ऐसे प्लस करना है, ऐसे डिवाइड करना है, वो भी कर देगा। चले आगे बढ़े क्लास। किसी को कोई मसला? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी मसला बेटा? ओके, अब जरा मुझे बताना कि मैं क्या लिख रहा हूं। अब मैंने क्या लिखा है? ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? तो यहाँ पर डबल लाइन डेटा होगा, एक्स भी गिवन होगा, एफ भी गिवन होगा। आओ जरा पहचानते हैं कि एक्स कैसे नजर आएगा, एफ कैसे नजर आएगा। जरा देख के बताना कि डबल लाइन डेटा है या नहीं है। डबल लाइन डेटा है, ठीक है ना? पहचान सकते हो कि एक्स क्या है, एफ क्या है? क्या एक्स क्या है? हेड्स एक्स है, लिखा हुआ है, और फ्रीक्वेंसी एफ होगी। तो आपने करना यह है कि सबसे पहले एक कॉलम बना लो एक्स का और एफ का। सारी वैल्यूज को हम लिस्ट डाउन करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी को भी लिस्ट डाउन करते हैं, 5, 14, 30, 32, 16 एंड 3। अब एक कॉलम हमने बनाना है जिसका नाम है एफ डॉट एक्स। एफ डॉट एक्स का मतलब होता है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो हर इंडिविजुअल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, ये 0 हो जाएगा, ये 14 रहेगा, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा?
ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। एक काम करें, जरा एफ एक्स को प्लस करें, कितना बनता है। और एक बच्चा जरा फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लो, बताओ कितना बनता है। एफ एक्स आ रहा है कितना, 240। ओके। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है, 100। तो इसका मतलब ये हुआ, अब अगर मैं मीन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है ना। अच्छा एक बात को याद रखना, सम ऑफ एफ बोलो या एन बोलो, एक ही बात होती है, तो इसमें मसला होना नहीं चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को सम करोगे तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर ही बनता है, ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन का ऊपर क्या था, सिर्फ सम ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है ना, जो कि फ्रीक्वेंसी नहीं था। अब जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। अच्छा, सम ऑफ एफ एक्स कितना आया, 249। इसको 100 से डिवाइड कर लो तो यह देगा 2.49। चेक करो 2.49 आपका कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है। देखो ये बहुत टेक्निकल चीज है, ये बहुत 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 ज्यादा टेक्निकल है, अगर समझ में तुम लोग की आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। सर, ये जोक जोक है, बताओ। क्यों टेक्निकल नहीं, आसान है। सब- हाँ। को- नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है, बताऊंगा, वो भी कहानी बताऊंगा। लेकिन ऑप्शंस को थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा। एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं क्लास करने बताऊंगा तुम्हें, दोबारा से मुझे याद दिलाना। चले आगे बढ़े, है भाई, डन। चलो ओके, आ जाओ। एक सवाल और करते हैं। अच्छा अब देखते हैं सर, इस फॉर्मूले को मीन के ग्रुप डेटा का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। देखो विशाल, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला फॉर्मूला तो एक ही होता है ना। ग्रुप अनग्रुप हम देख के बोलते हैं कि डेटा किस टाइप का गिवन है। सही है। ग्रुप का मतलब होता है कि वहां पे आपके पास क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री गिवन हो सवाल में, तो दैट इज नोन एज ग्रुप डेटा। अगर सवाल में क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। ठीक है। तो फिलहाल ये वाला डेटा भी अनग्रुप डेटा है। बिल्कुल क्लासिक, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। सिखाए, अभी सिखाऊंगा मैं, सारी सारी चीज आज थोड़ी सिखा दूंगा भाई, आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे। पेपर आपने अभी तो नहीं देना ना, सुकून से देना, बस सुकून से सर चलते रहो। सिखाएंगे पूरा काम आपको, आप ये टेंशन नहीं लो कि मुझे काम नहीं सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आओ देखो जरा, हम बात करते हैं ग्रुप डेटा के बारे में। ऊपर जो दोनों डेटा पड़े हैं वो अनग्रुप डेटा था। अच्छा, ये जो ग्रुप का वर्ड आया है ना, ये बेसिकली आया है क्लास से। ग्रुप का वर्ड कहां से आया है, क्लास से आया है, और क्लास का मतलब होता है क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री। अच्छा, अब दोनों में क्या फर्क है, इधर देखो बेटा, बहुत आसान चीज है, एक दफा बताऊंगा तुम लोग समझ जाओगे। क्लास इंटरवल का मतलब वैल्यूज कुछ इस तरीके से लिखी होंगी, 0 to 9, 10 to 19, 20 to
29, 30 to 39, 40 to 49। देखो, हर क्लास में मैं पूछी यहाँ पे कितनी क्लासेस हैं, तो बोलोगे दो, दो चार और एक, पांच क्लास है। ठीक है ना, हर रॉ को एक क्लास काउंट कर लो, तो यहाँ पे कितनी क्लासेस हैं, पांच क्लासेस हैं। ठीक है। अच्छा, पहली वाली क्लास की, यानी कि हर क्लास की जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज हैं वो कहलाती हैं लोअर लिमिट्स। क्या कहलाती हैं, ये वाली सारी कहलाती हैं क्या, लोअर लिमिट्स। और जो ये राइट साइड वाली हैं क्या कहलाती हैं, अपर लिमिट्स। ठीक है। तो अगर आपकी, गौर से सुनना, पहली क्लास की, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 10। अच्छा, दूसरी क्लास की अपर लिमिट क्या है और तीसरी क्लास की लोअर लिमिट क्या है। देखो, ये सीक्वेंस बाकी सारी क्लासेस में इसी तरह के चल रहा है कि एक एक का गैप आ रहा है, कि पहली क्लास जहां खत्म हो रही है दूसरी क्लास उसके एक पॉइंट बाद से शुरू हो रही है ना। तो अगर ऐसा हो कि पहली क्लास की अपर बाउंड्री और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट चेंज हो, तो दैट इज नोन एज क्लास इंटरवल। तो क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसके ऊपर थ्योरी का एमसीक्यू भी आता है पेपर में। वो पूछते हैं, बताओ क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री के अंदर किसके अंदर गैप होता है बिटवीन क्लासेस। तो क्लास इंटरवल के अंदर क्लास के बीच में क्या होता है, गैप होता है, एक नंबर का या दो नंबर का। अच्छा, वो गैप सेम रहेगा हर क्लासेस के अंदर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहली क्लास 9 पे खत्म हुई, 10 से शुरू हुई, दूसरी 15 पे शुरू हो जाएगी, 16 से शुरू हो जाएगी, नहीं, वो सीक्वेंस मेंटेन होगा। अच्छा, क्लास बाउंड्री में क्या होता है, क्लास बाउंड्री कुछ इस तरीके से नजर आती है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम लोग खुद समझ जाओगे। बताओ, क्या क्लास बाउंड्री को एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं है भाई। आई एम श्योर नहीं है, अगर किसी को जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं समझा देता हूँ। दोनों आपके सामने है। क्लास बाउंड्री के अंदर पहली क्लास की अपर लिमिट, दूसरी क्लास की लोअर लिमिट जहां खत्म होगी वहीं से शुरू होती है। देख सकते हो, 20 पे खत्म हुई, 20 से शुरू हुई, 30 से खत्म हो रही है, 30 पे, तो ये क्या कहलाती है, क्लास बाउंड्री कहलाती है। और अगर इन क्लासेस के बीच में गैप आना शुरू हो जाए तो समझ जाना वो क्या हो गई, क्लास इंटरवल होगी, खत्म हो गई बात। ठीक है। तो इन क्लासेस के बेसिस के ऊपर इस डेटा को बोला जाता है ग्रुप डेटा। ऊपर इस तरीके की कोई क्लासेस मौजूद नहीं थी, सिंपल एक्स गिवन था, एफ गिवन था या सिर्फ एक्स गिवन था, तो इसीलिए वो थे अनग्रुप डेटा। ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ रहा है। जल्दी ये चापो, आगे बढ़े, शाबाश, स्पीड से। अच्छा, जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है, मैं उनके लिए अभी एक लेक्चर का लिंक यूट्यूब का ग्रुप पे डाल दूंगा। तो मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, और मैं सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाऊंगा, वो सारी डिटेल्स, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या काम आपने सीए में करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, वो सारे उस एक घंटे के लेक्चर में मौजूद होंगे। तो वो लेक्चर का लिंक मैं अभी ग्रुप पर शेयर कर दूंगा आफ्टर क्लास। तो जब आप लोग घर जाओ तो सुकून से वो लेक्चर देख लेना बिफोर नेक्स्ट क्लास, कल वाली क्लास से पहले पहले। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा, सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, और यही पता चल जाएगा कि हम अपनी पढ़ाई को, स्टडीज को किस तरीके से लेके चलेंगे। समझी भी हो। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मसला पता है क्या है, मसला ये है कि यहां पर भी अर्थमेटिक मीन का मतलब, ग्रुप डेटा के अंदर अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। लेकिन मसला ये है कि यहां तो मुझे क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री होगी गिवन सवाल में, और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, एक्स तो गिवन होगा ही नहीं, तो फिर एक्स निकालना पड़ेगा, है ना। एक्स तो गिवन नहीं होगा, एक्स निकालना पड़ेगा। तो सर एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स इज द मिड पॉइंट। एक्स क्या है,
मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री। और वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्लासिक। ठीक है ना? तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, एक्स आ जाएगा सिंपल उस केस के अंदर। ठीक है ना? फॉर्मूला हमारा ऊपर वाला ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। आओ जरा सवाल देखते हैं। जी विशाल, इस साइन को सबमिशन सबमिशन बोलते हैं। सम। ये साइन ना कुछ इस तरीके का है, ऐसा। तो उसको बनाने में थोड़ी सी देर लगती है, तो मैं ऐसे बना के निकल जाता हूँ। ठीक है ना? अच्छा देखो भाई, इधर देखो, डेटा देखो। क्या डेटा में एक्स और एफ गिवन है? एक्स नहीं है, एफ है। तो एक्स की जगह क्या है? इंटरवल है या बाउंड्री है? कैसे पता चला? क्योंकि गैप है, ऐसे ही है ना? तो एक काम करता हूं, मैं क्लास इंटरवल को लिस्ट डाउन कर लेता हूं यहां पर, कि 0, 32, 33, 44, 45, 59, 60 to 74 एंड 75 to 100। कैलकुलेटर अलाउड होता है पेपर में? बिल्कुल होता है, मैंने स्टार्ट में बता दिया था इमरान खान। 42, 27 एंड 8। अब एक काम करना है, हमने एक्स निकालना है। चलो एक्स बताओ, शाबाश, जल्दी से। देखो, 0, 32 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, क्या बनता है भाई? 16 बनता है ना? अच्छा, दूसरी वाली को ऐड करो, 33 + 44 बनेगा 77। है क्या? सारा ऐसे नहीं, कैसे मतलब? नहीं नहीं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसको बता दिया था मैंने, ऐसे नहीं होगा। सर एक्स जो निकाल रहे हैं मींस मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ऊपर तो बताया था विशाल ये था कि एक्स जो है वो मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री का। हाँ भाई, सेकंड क्लास का बताते हो। 33 + 44 77 बनेगा, 77 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ रहा है? 38.5। तीसरा बताओ, 45 + 59, जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड कर दें, कितना बनता है? 52। और ये बताओ, 60 + 74, जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करो, 60। और ये 175 है, 175 का हाफ क्या होगा? 87.5 है। लास्ट वाला आइडिया ना, 87.5 ही है ना? अच्छा, एक कॉलम हमने बनाना है अब एफ एक्स का। तो जरा मल्टीप्लाई करना, 5 × 16 कर लो तो 90 बनेगा, 80 बनेगा। ओके, और ये बताओ, 6, 9, 693। ये बताओ, 42 × 52। 2184। और ये बताओ, 1809। ये बताओ, 700। अब एक काम करें, सम ऑफ एफ एक्स बताओ और सम ऑफ एफ बताओ। सम ऑफ एफ चलो मैं लिख देता हूँ, 100 है। सम ऑफ एफ एक्स बताओ। 5466। सो दैट मीन्स अगर हम करेंगे 5466 डिवाइडेड बाय 100, 54.66, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है? हाँ भाई, जल्दी से कॉपी कर।
हो गया भाई, कॉपी कर लिया? आगे बढ़े। ओके। अब एक सवाल आप लोग को देता हूँ, जरा खुद से सॉल्व करना, मुझे बताएं कि क्या सीन है। अब मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए कि मीन जो है वो किस तरीकों से कैलकुलेट होता है। ठीक है ना? अब मैं एक सवाल आप लोग को देता हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताना। मैं ऑप्शन हाइड रख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ सवाल दिखा रहा हूँ। चलो ये लो, फिर मैं ऑप्शन इसके शो कर। पता नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों दिखा दें, आप आंसर बता दें। ऐसे ही बता दो, आंसर आ गया तो। नहीं आया ना इसका मतलब आंसर। चलो आओ करते हैं। देखिए सवाल में लिखा है, देयर आर 7 नंबर्स एंड देयर एवरेज इज 9.14। ओके। मतलब अगर मैं उन 7 नंबर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूं कि एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, तो उनका मीन कितना है? मुझे नंबर्स नहीं पता, इसलिए मैं सम ऑफ एक्स भी नहीं निकाल सकता। टोटल नंबर्स पता है मुझे कितने? 7। ये 7 डिवाइड करा मतलब कि मल्टीप्लाई करेगा, तो मुझे बताना ओल्ड सम ऑफ एक्स कितना आया? 63.98। इनमें वो दो नंबर्स भी शामिल हैं जो कि गलत हैं। अच्छा, जो नंबर्स गलत हैं वो पता है कौन से हैं? कौन कौन से? 12 एंड 15 ये गलत है। जो जो गलत है उनको माइनस कर दो। ठीक है, ताकि वो हट जाए इसमें से। ऐड हुए थे, माइनस कर दें, खत्म हो जाएंगे। और जो सही थे उनको क्या कर दो? प्लस कर दो।
तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास न्यू सम ऑफ एक्स आ जाएगा। क्या आएगा? 108.98। अब ये करेक्ट वाला हो गया, इसमें दो नंबर जो गलत थे वो निकाल दिए, सही वाले हमने ऐड कर लिए। अब मैं दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो 108.98 इज डिवाइडेड बाय 7। तो बताएं एक्स बार कितना आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। चले आगे बढ़े। तुम लोगों ने स्पॉट वाला लेक्चर देख लिया? स्पॉट वाला दोनों? भाई एक ही वक्त में पूरा देखना है। देख लो देख लो। उबैदुल्ला आपका? चलो मैं पेपर्स के बाद देखूंगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स ले लें? पॉइंट के बाद दो तीन डिजिट्स ले लें, बस काफी है। चलें आगे बढ़े। ठीक है। चलो ओके, अब आओ। अब जिस तरीके से हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है, इसी तरीके से एक और मीन का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, वेटेड मीन भी होता है, कंबाइंड मीन भी होता है। अभी सारे सीखने एक एक करके, ठीक है ना। अच्छा, हार्मोनिक मीन को हम एच एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हार्मोनिक मीन के अंदर जो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है वो होता है एच एम इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/x। ये हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। और जो ग्रुप डेटा होता है उसका फॉर्मूला होता है एच एम इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ अपॉन एक्स। तो ये दो फॉर्मूला मजीद अपने पास लिख लो, फिर हम हार्मोनिक मीन के ऊपर भी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। अभी लिख लेना बेटा। देखिए, अब देखें इस सवाल में आ जाए। लिखा हुआ है सिटीज ए बी एंड सी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल ए टू बी एट 30 माइल्स पर आवर। ये डेटा मुझे एक्स की ऑब्जर्वेशन की याद दिला रहा है कि ए से बी आ रहा है 30 माइल्स में, बी से सी आ रहा है 40 माइल्स में, एंड सी से ए वापस जा रहा है 50 माइल्स पर आवर में, ठीक है ना। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन के लिए मुझे 1/x निकालना पड़ेगा। 1 को 30 से डिवाइड करना क्या आ रहा है? 1 को 30 से डिवाइड करें, 0.333 आ रहा हो। 0.0। अब तीन थ्री ले लो यहाँ पर। अच्छा, 1/40 करिएगा, 0.025। और 1/50 करें, सबको सम करें। ऐसा 0.0783। ठीक है। अब चूंकि मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा
एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/x। एन कितना है? 3 है। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन थी ना, और 0.0783। एक ही तरह का डेटा गिवन था बस, और क्या गिवन था? फ्रीक्वेंसी तो थी नहीं ना कि ए से बी 3 बार गया, बी से 4 5 पर गया। एक ही बार गया है वो सब जगह बस। बताएं हार्मोनिक मीन क्या बनता है? 38.31। ऑप्शन ए। अच्छा, अब ऑप्शन ए तो मैच नहीं कर रहा भाई, 38.29 है। तो 29 और 31 में कितना फर्क है? 0.02 का। ऐसा ना? तो 0.02 का जो डिफरेंस आया है वो पता है किस वजह से आया है? हमने जो वो जो पहला नंबर लिखा था ना 0.0333, वो उसके आगे नॉन टर्मिनेटिंग है वो। तो 3 3 बहुत सारे हैं। हम उसको अकाउंट फॉर करेंगे तो आपका आंसर ए बैठ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। है भाई? ओके। अब इसका ग्रुप डेटा देख लेते हैं। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इनके ऊपर एक एक ही एमसीक्यू आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम लगाने जिन जो टेक्निकल चीजों की उस पर लगाएंगे, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इसीलिए एक एक एमसीक्यू करके निकल जाएंगे इसके ऊपर। अब देखिए, एक ये सवाल आपके सामने है। लिखा है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास बाउंड्री गिवन है। क्लास इंटरवल गिवन है, सबसे पहले क्लास इंटरवल को लिस्ट डाउन करो। 0 4 5 9 10 14 15 19 20 to 24। फ्रीक्वेंसी भी लिस्ट डाउन कर लो। 5 8 12 10 and 3। इंटरवल का क्या मतलब है भाई? रिप्रेजेंट कर रहा है ना क्लासेस को। अच्छा जी। अब निकालना एक्स। एक्स कैसे निकालोगे? अभी मैंने सिखाया था। अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो पहले वाले का क्या बनेगा? 2। फिर 7। फिर क्या बनेगा? 12। फिर 17। फिर 22। अब एक कॉलम बनाना है एफ अपॉन एक्स का। 5 डिवाइडेड बाई 2 करें। 2.5। 8 डिवाइड बाई 7 करें। 1.14। 12 डिवाइड बाई 12 मैं बताऊंगा। 0। 0.588। और ये होता है 0.03/22। 1। अब एक काम करो, उसका सम करो सबका, और सम ऑफ एफ भी बताओ। 5.364 कैसे? सही है। चेक कर लो एक दफा और। यही है। अच्छा, सम ऑफ एफ बताओ। 38। कराओ, डिवाइड करो जल्दी से। 7.1।
शाबाश, जल्दी से कॉपी करें। किधर? तो सर हम कंसिडर 0.10 करेंगे, हाँ वो डेसिमल का फर्क है ना। हम बेसिकली डेसिमल्स जो एफ अपॉन एक्स निकाले ना हमने, उसमें डेसिमल्स वो नहीं करे, अकाउंट फॉर नहीं करे पूरे पूरे। ठीक है। इस वजह से। अच्छा, एक चीज को ध्यान में रखना, अगर इससे देखिए कि कोई एमसीक्यू वगैरह हो जिसमें डेसिमल का फर्क आ रहा हो, अगर आपने बिल्कुल ही करेक्ट करना है उनको, तो फिर क्या करोगे? फिर जो सम ऑफ एफ अपॉन एक्स निकाले ना, उसमें पॉइंट के बाद चार चार या पांच पांच डेसिमल लेना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर चार चार पांच पांच डेसिमल लेने से ये एरर जो है वो मिनिमम हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना? ओके। अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर चार फॉर्मूलाज हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला। अनग्रुप डेटा के तीन फॉर्मूलाज हैं, आंसर तीनों सेम आना है, आपको जो पसंद हो आप वो कैरी कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला वो है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट nth रूट x1 मल्टी डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई बाय x3 एंड सो ऑन टिल xn तक। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज करो या इसी को रिप्लेस करो इस वाले फॉर्मूले से, कि nth रूट ओवर वैल्यू एट द एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द स्टार्ट। ठीक है, ये दोनों एक ही फॉर्मूलाज है, सिर्फ फॉर्मेशन का फर्क है। दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों का सारा पैटर्न सेम है, सिर्फ फॉर्मूलाज की अरेंजमेंट का फर्क है। ठीक है ना? इसके अलावा जो एक और फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डेटा के लिए, वो है एंटी लॉग। ए लॉग लिख रहा हूं मतलब एंटी लॉग। ठीक है ना? एंटी लॉग सम ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये तीनों फॉर्मूलाज आपके पास जो है वो अनग्रुप डेटा के हैं। जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है,
वो एक ही है, वो है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग सम ऑफ एफ डॉट लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ग्रुप डेटा में एक ही फॉर्मूला है, ठीक है ना, अनग्रुप डेटा के तीन फॉर्मूला है। चले आगे बढ़े। एक फॉर्मूला सीख लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, फिर हम आ, कल वाली क्लास में बाकी फॉर्मूलाज के ऊपर वर्किंग करेंगे, ठीक है ना। आओ अनग्रुप डेटा का एक फॉर्मूला कर लेते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डेटा आने के पेपर में चांसेस बहुत कम है। उसका मेन रीजन ये है कि उसकी वर्किंग बहुत लेंथी होती है, ठीक है ना। ये तो आएंगे, अनग्रुप डेटा इसका आएगा। ग्रुप डेटा आने के चांसेस बहुत मिनिमम है, क्योंकि उसकी वर्किंग एक पेज की है। तो हम तो एक सवाल इसलिए सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को वर्किंग आए, लेकिन ध्यान में रखना पेपर में वो सवाल के आने के चांसेस ना होने के बराबर है। तो देख लें, ऐसा कह रहे हैं ना होने के बराबर है, फिर बाद में बोलेंगे आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो वो यार, एनीवेज, यकीन भी होगा, पेपर दे के आओ। एनीवे, ऐसी बातें नहीं करें। आए देखें क्या लिखा हुआ है। इफ अ प्रॉपर्टी इंक्रीज इन द वैल्यू बाय 10% इन ईयर वन, ईयर वन पे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, 10% बढ़ गई। ओके, ईयर टू में कितनी बढ़ गई, 50% बढ़ गई। और ईयर थ्री में कितनी बढ़ गई, 30% बढ़ गई। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। अब यहां पर अनग्रुप डेटा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है ना यहाँ पर। ओके, आओ इधर देखो। सबसे पहले याद रखो, इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कब की होगी। ओ भाई, एयर जीरो में परचेज की होगी ना। एयर वन का मतलब क्या, एक साल गुजरने के बाद एयर वन आता है ना। प्रॉपर्टी कब परचेज की होगी, एयर जीरो। अच्छा, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है ना। कोई भी चीज अपने ओरिजिनल कंडीशन में क्या होती है, 100% होती है। तो जब प्रॉपर्टी इन्होंने परचेज की होगी तो उस टाइम की वैल्यू मेरे पास नहीं है। वैल्यू बताएगी भाई कितने लाख की, कितने हजार की, कितने करोड़ की परचेज करी, नहीं ना। तो उसकी परसेंटेज क्या होगी, 100% होगी। 100% का मतलब क्या, उसकी वैल्यू होगी वन। जब 100% को सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी क्या, वन, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, एयर वन में कितनी बढ़ गई इसकी वैल्यू, तो 110% हो जाएगी, है ना। अब 110% के बाद क्या बना, 1.10। आ रही है मेरी बात समझ में। 110% को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1.10 आएगा। हाँ, डिवाइड बाय 100। अच्छा, एयर टू में कितनी बढ़ी, अब कितनी हो गई, 1.5 होगी, 1.6 होगी। हाँ भाई, 150 होगी, 160 होगी। भाई एयर टू में आके 50% बढ़ी है, तो जो परसेंटेज है वो 1.5 होगी, 1.6 होगी। क्यों, देखो, क्या उसने कहा कि ये बेस ईयर से इंक्रीज हो रही है, ऐसा बोला है। बेस ईयर का मतलब क्या, एयर जीरो के हिसाब से। अगर बोलता कि बेस ईयर से इंक्रीज हो रही तो मैं 160 कर देता। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो प्रीवियस ईयर से आ रही होती है ना। तो प्रीवियस ईयर कितने परसेंट है, नहीं, प्रीवियस ईयर उसके प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने पे 110% है। एयर वन जो है, जब एयर जीरो से कंपेयर करूंगा तो 110% होगा। लेकिन अब अगर एयर वन को इटसेल्फ देखोगे तो वो कितने परसेंट है, नहीं ना। भाई देखें, एयर वन जो है उसकी परसेंटेज क्या है, 110। 110 किस रिस्पेक्ट से, एयर जीरो के रिस्पेक्ट से वो 110% है। अपने आप में वो कितना है, 100 ही है। अपने आप में वो कितने परसेंट है,
लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एयर जीरो वो कितने परसेंट है? 110%। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं आ गई ना? एयर वन जो है अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एयर जीरो वो कितने परसेंट है? 110% है। ठीक है ना? अच्छा, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू एयर टू में 50% इंक्रीज हुई वो विद रिस्पेक्ट टू एयर जीरो नहीं हुई, एयर वन हुई है। तो एयर वन अपने आप में कितने परसेंट था? 100% था। अब 100% के ऊपर दोबारा 50% लगा लो तो कितना बनेगा? 150। तो ये हो जाएगा 1.50। आ रही मेरी बात समझ में? अगर मैं पूछूं भाई एयर टू अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। और एयर टू विद रिस्पेक्ट टू एयर वन कितने परसेंट है? 150%। 50 नहीं, 150% है। ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ एयर थ्री में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 30% इंक्रीज हुआ। ठीक है ना? तो अगर मैं 30% विद रिस्पेक्ट टू ईयर टू लगाऊं तो कितना हो जाएगा? 130%। 130% का मतलब क्या है? 1.30। ये इनकी प्रॉपर्टी की क्या हो रही है? करंट वैल्यूज चल रही हैं। ठीक है ना? अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट, हाँ पहला वाला, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3। कितने साल का डेटा है? 3 सालों का। पावर आ जाएगी 3, मतलब क्यूब रूट आ जाएगा। और आप करेंगे 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.3। तो बताया जरा ज्योमेट्रिक मीन क्या बनता है? 1.289। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसी को हमने एक सेकंड फॉर्मूले से भी रिप्लेस किया था। वो क्या था? nth रूट वैल्यू एट द एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द स्टार्ट। ये सेम ही है, पता है कैसे? देखो कैसे। एट द एंड की वैल्यू कैसे निकालोगे? तीनों को मल्टीप्लाई कराकर। भाई वैल्यू टोटल कितनी हो गई? तीनों को मल्टीप्लाई करके ही आएगी ना? है? एक की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय दूसरे की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय तीसरे की परसेंटेज, आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू एट द, फिर वही, वो तो विद रिस्पेक्ट टू एयर टू है ना? समझे बात को? वो जो इंक्रीज आ रहा है वो तो विद रिस्पेक्ट टू ईयर टू आ रहा है। अच्छा, तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे वैल्यू एट द एंड आ जाएगी। मुझे बताओ वैल्यू एट द स्टार्ट कितनी है? 1। करा दो, ये एक ही बनेगा फॉर्मूला, यही आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। एन को कैसे पुट करेंगे कैलकुलेटर में? मतलब वो क्यूब रूट, शिफ्ट दबा के रूट दबाओगे क्यूब रूट आ जाएगा आपके पास। शिफ्ट दबा के अंडर रूट दबाएं, क्यूब रूट आ जाएगा आपके पास।